Okay, now we will start with BCR and law का रिवीजन टेस्ट पेपर हम लोग अभी सॉल्व करना चालू करेंगे. रिवीजन टेस्ट पेपर, as you all know, revision test paper is a suggestion given by the institute in such a way that the student shall understand, the student shall practice each and every aspect of the chapter. But obviously there are limitations of revision test paper कि वहां पर पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं किया जा सकता, चैप्टर का टच किया जा सकता है चैप्टर. तो ये जो आरटीपी है थ्योरी पेपर का, जो लॉ और बीसीआर है, उसको आप अपने रिवीजन के साथ सप्लीमेंट की तरह यूज करिएगा, ना कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हो. नो, यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन दिस. हो सकता है इससे कोई इंग्लिश का पैसेज कॉमन आ जाए, हो सकता है ना भी आए. इंग्लिश का जो पार्ट है उसके पैसेजेस को एक बार देख लेना चाहिए, बिकॉज एक बार ऐसा हुआ था कि जो पैसेज आरटीपी में दिया था सेम टू सेम पैसेज आ गया था एग्जाम में. इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश के पार्ट के अंदर में पैसेज जरूर आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक बार ऐसा हुआ था कि जो आरटीपी में पैसेज आया था वही पैसेज एग्जामिनेशन में आ गया. दैट वाज अ बिग सरप्राइज. बट इसके बारे में हम लोग कुछ कैलकुलेशंस बोल नहीं सकते कि कब आएगा कब नहीं आएगा. तो ये आरटीपी को आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना है, उसके बाद में एग्जामिनेशन में सारे चैप्टर मिलाकर एक एक दो दो क्वेश्चंस हर चैप्टर से इसके अंदर में पूछे गए हैं, उसके हिसाब से थोड़ा रिवाइज करना है, सो दैट आपको याद आ जाए. ओके, अप्लाई करना है, अपने नॉलेज को अप्लाई करना है. आइए हमारे साथ साथ में पढ़ते हैं. मेजॉरिटी डिस्कशन आपके सिलेबस में हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया. यहां पर साइड में मैंने पेज नंबर भी लिख कर दिया है कि ये किस टॉपिक का पेज नंबर है. आप एक काम करिएगा, जब आप आरटीपी पढ़ेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नया तरह का हो उसके बगल में हिंदी में लिख लीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या है. जैसा कि मैं नॉर्मल क्लासेस में लिखवाता हूं कि क्वेश्चन का मीनिंग आपको लिखवा देता हूं, क्वेश्चन का मीनिंग आपको लिखवा देता हूं, सॉल्यूशन का मीनिंग आपको तो पता ही है ऑलरेडी. अरे बात समझ रहे हो ना. जैसे नॉर्मल क्लास में व्हाट वी डू कि हम लोग जो भी प्रोविजन पढ़ते हैं उसका हिंदी में अपनी ओन लैंग्वेज में मीनिंग लिखवा देते हैं. जब कोई केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो उसका भी हिंदी में मीनिंग आपको लिखवा देते हैं. तो उससे क्या होता है, बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ओन लैंग्वेज. तो वैसा ही कुछ हम लोग करते हैं. क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप क्या समझे और मैं क्या समझे उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे. आप एक बार रीड करके समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज एग्जैक्टली दिस. ए एंटर्स इनटू अ, पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, देखिए जरा. ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ही सेल्स हिज हाउस फॉर 10 लाख टू बी. मैं अपना घर तुमको बेचूंगा 10 लाख रुपए में. मैं ए हूं, तुम बी हो. 10 लाख रुपए में मकान बेचूंगा. Further, they both signed an agreement that if B uses the house for gambling purpose, अगर तुमने अपना घर, मेरा घर गैम्बलिंग पर्पस, जुआ घर के लिए यूज किया, then you should also pay 50,000 for it. अगर तुमको मेरे घर में जुआ खिलवाना है तो तुमको 50,000 रुपए और देना पड़ेगा. आप ये बताइए, दो अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. एक घर बेचूंगा मैं 10 लाख का, और अगर तुमने जुआ खेलने के लिए यूज किया तो 50,000 रुपया तुम मेरे को अलग से दोगे. तो मेरे को बताओ, दो अलग अलग तरह का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं. एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल, एक लीगल हिस्सा और एक इलीगल हिस्सा. सेक्शन 24 में आपने पढ़ा था, पेज नंबर 7.1 पर क्या पढ़ा था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट्स हैं और एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल है, तो आप ही लोग बताइए क्या होगा. लीगल पार्ट वैलिड होगा, इलीगल पार्ट वॉइड. याद है ना. तो पहले आप प्रोविजन में क्या एक्सप्लेन करोगे, सेक्शन 24 का ये प्रोविजन लिखोगे कि अगर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर एक एग्रीमेंट में एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल है, तो लीगल पार्ट वैलिड और इनफोर्सेबल होगा, इलीगल पार्ट वॉइड एंड अनइनफोर्सेबल हो जाएगा. याद है ना. तो यहां पर ये 10 लाख का जो सौदा है वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इनफोर्सेबल होगा, पर जो 50,000 का सौदा है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा. समझ के ना. B agreed to this. However, after a year of sale, B started gambling business in that house. गैम्बलिंग बिजनेस की शुरुआत कर दिया, जुआ खेलना. Can A claim 50,000 from B? अरे क्लियर ना. क्या 50,000 रुपए हम तुमसे ले सकते हैं क्या, इधर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते. डिस्कस विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बोलो मेरे को समझ में आ गया कि नहीं. लिख लो, अगर लिखना है तो फटाफट लिख लो बगल में क्वेश्चन में. एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल. हाउस वाला एग्रीमेंट लीगल है, हाउस वाला एग्रीमेंट लीगल है. क्या लिखा, एक पार्ट लीगल है एक पार्ट इलीगल.
हाउस वाला एग्रीमेंट लीगल है और 50,000 गैम्बलिंग वाला एग्रीमेंट इलीगल है। चलिए सेक्शन 24 पेज 7.1, एक बार अपनी बुक में पेज 7.1 में जाकर देखना है क्या आप लोगों को? अरे बोलो ना, देखना है। चल अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा वाज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली। दिल्ली में हम लोग का एक बुटीक है। शी हैज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण, who was putting up an exhibition at Mumbai. ओके, सीमा दिल्ली से मुंबई भेजेगी। अरे दिल्ली से क्या भेजेगी? मुंबई। कपड़ा बुटीक है, तो एग्जीबिशन में मेरे दोस्त वहां पर डिस्प्ले में सामान लगाएंगे और अगर माल बिका तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। देखो जरा, सीमा डिलीवर्ड द स्विंग मशीन एंड सम क्लोथ टू अ रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एग्जीबिशन वाज टू बी हेल्ड। हमने रेलवे को एक सिलाई मशीन, स्विंग मशीन दे दिया और साथ ही साथ कपड़ा भी दे दिया। अरे कुछ कपड़े भी दे दिया और स्विंग मशीन भी दे दिया, मुंबई में जहां पर एग्जीबिशन होने वाला। सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल मेड एट दिस एग्जीबिशन, हाउएवर शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द रेलवे अथॉरिटी। आगे बात करने का मेरे को जरूरत नहीं है, ये बताओ मेरे को, तुमने अपना माल दे दिया रेलवे वाले को और बोला कि मुंबई पहुंचा दो, बात खत्म। परंतु ये बताया नहीं कि अगर तुमने ये टाइम पर नहीं पहुंचाया तो मेरे को जबरदस्त नुकसान हो जाएगा। ये बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। रेलवे वाले को ये इन्फॉर्म नहीं किया कि इससे मेरे को जबरदस्त रूप से प्रॉफिट होने वाला है। ये इन्फॉर्म किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो अब आप ही लोग मेरे को बताइएगा क्या तरह का डैमेजेस मिलेगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेगा पर स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेगा। ये आपने एक क्लास में एक सवाल भी किया था, याद होगा शायद, इसी तरह का कुछ सवाल था, याद है? लिख लो। एक्सेप्शनल प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेगा, स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेगा। वर्सेस बक्सनडेल का सेम टू सेम केस है ना, देख लो, हैडली वर्सेस बक्सनडेल, पेज नंबर 9.3 पर भी है ये। अरे दिख गया कि नहीं? अरे बोलना भाई। चलो नेक्स्ट, चंदन वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड वाज इन ग्रेट पेन। ओ माय गॉड, दर्द हो रहा है। ही वेंट टू डॉक्टर झुंझुनवाला हुज कंसल्टेशन फीस वाज 300। डॉक्टर साहब को दिखाने गया, डॉक्टर साहब का फीस कितना है? 300। 300 रुपए में आज के दिन कौन सा डॉक्टर साहब देखता है? उसको दिखाओगे सर बाल सफेद करने के लिए कुछ बताइए, बाल काले करने के लिए कुछ बताइए, तो वैसा डॉक्टर बोलेगा। वो बोलेगा भाई डाई करवा लो, 300 रुपए लाओ मेरा, मैं तुमको सजेशन दिया किसी का। तो 300 रुपए में और डॉक्टर साहब क्या देगा? 300 रुपए में डॉक्टर साहब फीस देते। सर्दी हो जाएगा तो डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो 700 रुपीज लेते हैं आजकल, सर्दी खांसी का डॉक्टर। 300 रुपए में कौन सा डॉक्टर है भाई? Chandan was suffering from some disease and was in great pain. He went to Dr. Junjunwala whose consultation fees was 300। 300 रुपए में डॉक्टर साहब को दिखा रहा है, दर्द हो रहा है उसको, दांत का डॉक्टर होगा। डॉक्टर agreed to treat him but on the condition that Chandan had to sign a promissory note of 5,000 payable to doctor। डॉक्टर साहब ने बोला एक promissory note लिख कर दो 5,000 रुपए देने का। तो पेशेंट क्या किया? 300 रुपए का फीस है, डॉक्टर साहब बोलते हैं हम तुमको ट्रीट तो करेंगे परंतु तुमको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, उसका बॉन्ड साइन करके दो, प्रोमिसरी नोट साइन करके दो। अब क्या बोला? चंदन साइन द प्रोमिसरी नोट एंड गेव इट टू डॉक्टर। डॉक्टर साहब लीजिए, जो साइन करवाना करवा लीजिए। ऑन रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज, जब रिकवर हो गया था बोला क्यों बे? चंदन रिफ्यूज टू ऑनर द प्रोमिसरी नोट। बताओ मेरे को, मना कर दिया, नहीं करेंगे। अब बताओ मेरे को जरा, क्या तुमको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये? अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या है ये? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ गए ना, कि जब कोई आदमी बहुत जबरदस्त रूप से बीमार होता है इलनेस से, उस समय अगर उसका मेडिकल अटेंडेंट या डॉक्टर उससे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो उसके लिए उसको पेमेंट वैलिड नहीं, वॉइडेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है? वॉइडेबल। यहां पर तुमको पहले सेक्शन 16 का अनड्यू इन्फ्लुएंस का पॉइंट्स एक्सप्लेन करना होगा। लिख लो, पेज नंबर बताओ।
सर पहले आपको सेक्शन 16 एक्सप्लेन करना होगा कि क्या क्या केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अनफेयर बार्गेन्स, और ये वाला पॉइंट यहां पर आया, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज और इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, ये वाला प्रोविजन यहां पर। अरे बात समझ में आया ना? लिख लो, पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस का 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। अच्छा 4 पॉइंट्स कौन सा? पेज नंबर 5.1 में लेफ्ट साइड में जो 4 पॉइंट्स है वो ना, अरे जो ब्लैक बैकग्राउंड में लिखा हुआ है वो ना, एग्जांपल्स नहीं लिखना है तुमको। पहले सेक्शन 16 का 4 पॉइंट्स ब्रैकेट में लिख लो। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी अलग अलग लाइन में, फिड्यूशियरी रिलेशन, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशन, और क्या होगा बताओ? अनफेयर बार्गेन्स, और मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज, इलनेस और बॉडीली डिस्ट्रेस, एज, इलनेस, बॉडीली डिस्ट्रेस। आगे बढ़ते, इसको हटा रहा हूं मैं। अब बताओ मेरे को, डॉक्टर साहब को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लिखो, यहां अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अवॉइडेबल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अवॉइडेबल है। नहीं समझ में आया तो बोलो मेरे को, क्या होगा? पैसा नहीं मिलेगा। मतलब चंदन रिफ्यूज कर सकता है, चंदन नीड नॉट ऑनर द प्रोमिसरी। अवॉइडेबल है ना? अच्छा कौन कैंसिल कर सकता है? किसको ऑप्शन दिया जाता है? अग्री पार्टी को कि डिफेंडेंट पार्टी को? अग्री। अरे हटाए कि नहीं, पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे फिर प्रेजेंट केस। यहां पर मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस है, अरे मेंटल या फिर whose mental capacity is affected by age, illness, mental और bodily distress। कुछ बोल रहे हैं क्या? चल इसको रिमूव करना होगा मेरे को। मिस्टर असीम, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर असीम इज अ लर्नेड एडवोकेट, लॉयर साहब है असीम, असीम उनके पास नॉलेज है। हिज कार वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, लॉयर साहब का गाड़ी चोरी हो गया। He gave an advertisement in newspaper that he will give a reward of 10,000 who will give information about the car। भाई ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, 10,000 रुपए देंगे, जो हमारा गाड़ी के बारे में खबर देगा उसको 10,000 रुपए देंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिवॉर्ड क्या होता है? जनरल ऑफर। ऑफर होता है कि इन्विटेशन टू ऑफर होता है? ऑफर। पर साधारण एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? इन्विटेशन टू ऑफर। पर रिवॉर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर, जनरल ऑफर, मास पब्लिक को दिया, कोई भी आदमी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। मिस्टर विक्रम रीड्स द एडवर्टाइजमेंट ऑन मेकिंग सम एफर्ट्स, गॉट द स्टोलन कार एंड इन्फॉर्म मिस्टर असीम। असीम साहब मेरे को आपकी गाड़ी के बारे में पता है, परंतु मेरे को अवार्ड चाहिए। लॉयर साहब क्या बोले देखो। मिस्टर असीम फाउंड हिज कार but denied giving reward of 10,000 to Mr. Vikram with the words, an advertisement in newspaper is just an invitation to offer and not an offer। oh my god, ये लॉयर साहब कितने दिल के बुरे हैं। ये क्या बोला लॉयर साहब ने? क्या बोला भाई? ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं होता। इन लॉयर साहब को लॉ सिखाओ। चलिए गूगल से बने हुए लॉयर। Hence he is not liable to make the reward, state with reasons under Indian Contract Act whether Mr. Vikram can claim the reward। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लिखो, generally advertisements are ITO, but generally advertisements are invitation to offer, but advertisements for reward are offer, advertisements for reward are offer।
बोलो, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, तो विक्रम कैन क्लेम द रिवॉर्ड। चल, कॉपी में लिखना चाहिए था, ये मिसप्लेस हो जाएगा, क्या करिएगा? ये जीरोक्स का शीट है, ये मिसप्लेस होना ही है, नहीं होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बोलते जाइए, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिस्टर सिंघानिया entered into a contract with Mr. Sonu Nigam to sing in his hotel for 6 weeks for every Saturday and Sunday. हर हफ्ते आकर तुम गाना सुनाओ। सोनू निगम को बोला, हर हफ्ते आकर तुम गाना सुनाओ हमारे होटल में, सैटरडे और संडे, हफ्ते में 2 दिन। मिस्टर सिंघानिया प्रॉमिस टू पे 20,000 फॉर एवरी परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस का 20,000 रुपया देंगे। मिस्टर सोनू परफॉर्म फॉर 2 वीक्स, एक बार सैटरडे को आया, संडे को आया, फिर अगले सैटरडे संडे को आया, 2 हफ्ते तक लगातार आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सोनू निगम के मिस्टर सोनू परफॉर्म फॉर 2 वीक्स, बट ऑन 3rd वीक हिज हेल्थ कंडीशन वाज वेरी बैड। उसने क्या किया? अपना सर मुड़वा दिया सोनू निगम, तो पब्लिक ने उसको खूब मारा। नहीं मालूम है आप लोगों को? सोनू निगम ने अपने बाल करवा लिया, उसकी तबियत खराब हो गई। मिस्टर सोनू परफॉर्म फॉर 2 वीक्स, बट ऑन 3rd वीक हिज हेल्थ, अरे इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सर मुड़वा लिया, बाल्ड हो गया, वो सब नहीं लिखा। ही डिड नॉट कम टू सिंग, तीसरे हफ्ते में वो आया नहीं सोनू साहब। अब मेरे को आप ही बताइएगा, यहां पर कोई और आदमी परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर पर्सनल कंसिडरेशन है। परंतु आगे पढ़ो। मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट, भाई बोलता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो आप ही बताइएगा, प्रपोस्टेड पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्वांटम मेरिट, क्या चीज? क्वांटम मेरिट ना। अरे जितना परफॉर्म किया है उसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा। तुम लोग बताओ मेरे को, 6 हफ्ते की बात थी, मतलब 12 परफॉर्मेंस, सैटरडे संडे को 6 हफ्ते, हर हफ्ते में 2 बार, तो 12 बार का पेमेंट करने का बात था, 20,000 रुपया करके, हर बार का 2,40,000। परंतु तुम लोग ये बताओ मेरे को, 4 बार तो उसने परफॉर्म किया है ना 2 हफ्ते में, बोलते नहीं हो? उसका पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पर उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। क्या बोला है? स्टेट इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैन मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सोनू? क्या? यस, बिल्कुल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। अच्छा ये बताओ मेरे को, एंटीसिपेटरी ब्रीच है कि एक्चुअल ब्रीच है? ये एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच है कि एक्चुअल ब्रीच है? एक्चुअल ब्रीच। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ में आया? एक्चुअल ब्रीच लिख लो। ये सोनू ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तो सिंघानिया कैन टर्मिनेट, सिंघानिया कैन टर्मिनेट। अरे क्लियर है कि नहीं? बोलता नहीं है। सिंघानिया कैन टर्मिनेट। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू टर्न्स अप इन द 4th वीक? तीसरे हफ्ते में नहीं आया, पर चौथे हफ्ते में आ गया सोनू साहब, एंड मिस्टर सिंघानिया अलाउज हिम टू परफॉर्म विदाउट सेइंग एनीथिंग। चौथे हफ्ते में आ गया और सिंघानिया ने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला, और तुम गाना गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ मेरे को क्या होगा? अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहां पर जिस आदमी के साथ धोखा हुआ है वो आदमी ने ऑलरेडी, उसके एक्शंस बता रहे कि उसने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो अब टर्मिनेट, बाद में टर्मिनेट नहीं कर सकता। एम आई क्लियर इन दिस? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई, लिख लो। सिंघानिया का एक्शन बताया कि उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में वो टर्मिनेट नहीं कर सकता, बाद में वो टर्मिनेट नहीं कर सकता।
चले, पर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बट वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग बताओगे। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू सेंड मिस्टर मीका सिंह को भेज दिया। अरे किसको भेज दिया? मीका सिंह। मिस्टर सोनू सेंड्स मिस्टर मीका। अब मीका गाना गाएगा, सोनू रोमांटिक सॉन्ग गाता है और वो रैप सॉन्ग गाएगा। On his place in third week and Mr. Singhania allows him to perform without singing. सिंघानिया बोलता है कोई बात नहीं, यहां पर रोमांटिक नहीं रैप सॉन्ग गाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो फैमिली में बच्चों के साथ आए वो लोग भी अब बैठकर पिएंगे और मीका के साथ डांस करेंगे। 4 बोतल वोडका, नहीं वो तो हनी सिंह था। अरे समझ गए ना? ठीक है, तो बताओ मेरे को, अब उसने परफॉर्म करने दे दिया मीका सिंह को, बताओ क्या होगा, सोच कर बताओ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। सेम लिख लो, क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू सेंड्स मिस्टर मीका एंड मिस्टर सिंघानिया अलाउज हिम टू परफॉर्म विदाउट सीइंग एनीथिंग। विदाउट सीइंग एनीथिंग का मतलब समझ गए ना? लिख लो अगेन, इस केस में भी मिस्टर सिंघानिया का एक्शन बताता है कि उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया। Now he cannot cancel contract but can claim damages. Now he cannot cancel contract but claim damages. Can I remove this? Next बोलिए, चल भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। An anticipatory breach is a breach of contract before the time fixed for performance. ये बताने की जरूरत है क्या? अरे एंटीसिपेटरी ब्रीच है कि एक्चुअल ब्रीच है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। जिस दिन परफॉर्म करना है उसके पहले ही धोखा दे दिया। एक बार फिर से बोलो, जिस दिन परफॉर्म करना है उसके पहले ही धोखा दे दिया तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। अरे जिस दिन परफॉर्म करना उसके पहले ही धोखा दे दिया तब उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? अरे बोलना यार, फिर से बोलना है। मैं करूं आगे कि तुम लोग बनाओगे? चले, डिस्कस स्टेटिंग द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो सामने वाले पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और इमीडिएट डैमेजेस क्लेम करेगा, या फिर वेट कर सकता है टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस और उसके बाद में डैमेजेस क्लेम करेगा। अगर बीच में वो इम्पॉसिबल हो गया तो अब परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो परफॉर्म कर दिया बस अच्छी बात है, कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा। ये याद आया? कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं? तुम लोग बताओ मेरे को, कहां से कहां तक लिखना पड़ेगा? पर आपने पूरा का पूरा एंटीसिपेटरी ब्रीच का पूरा डिस्कशन ही दिया है। वो जो पहला पैराग्राफ है ना एंटीसिपेटरी ब्रीच का, वो पूरा का पूरा आंसर में कॉपी करना होगा, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा, फिर से बोले। चल नेक्स्ट, चलिए अब आप लोग मेरे को बताइएगा ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये कर लोगे अपने आप? AB क्लोथ हाउस, अ फर्म डीलिंग विथ होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ। भैया हम लोग का कपड़े का दुकान है, अलग अलग तरह का कपड़ा बेचते हैं। कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट द कस्टमर, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से। अगर तुमको जैसा कपड़ा पहनना है, बैग पहनना है तो बैग पहन लो, ढीला डाला। अगर रस्सी से टाइट बांधना है, टाइट बांध कर कपड़ा दे देंगे तुमको। They dealt with silk, organza, cotton, khadi, chiffon and many other varieties of clothes. समझ गए? सिल्क, ऑर्गेंजा, कॉटन, खादी कौन पहनता है भाई? वुमेन का कपड़ा लग रहे थे, शिफॉन होता है। मिसेस रीमा, a customer came to the shop and asked for specific type of clothes suitable for making a sari for a daughter's wedding. वाह, अपनी बेटी की शादी के लिए साड़ी बनाना है।
She specifically mentioned that she required cotton silk cloth best suited for the purpose. मेरे को इसी तरह का कपड़ा चाहिए जो शादी का साड़ी बनाना है, दुल्हन का जोड़ा बनाना है. The shop owner agreed and arranged the cloth pieces cut into as per the buyer's requirement. बायर की जरूरत के हिसाब से उसने काट कर दे दिया कपड़ा. अरे ठीक है, साड़ी बनवाएगी और सब बाजार से कपड़ा खरीद कर साड़ी कटिंग करवाएगी. मतलब साड़ी भी बनता है ऐसे. चलिए, the shop owner agreed and arranged the cloth pieces cut into as per the buyer's requirement. When Rima went to the tailor, साड़ी सिलाई करने के लिए दिया टेलर को. टेलर क्या करेगा? ये तो बुटीक में जाएंगे ना, बुटीक वाला साड़ी बना कर देगा. When Rima went to the tailor for getting the sari stitched, she found that seller has supplied her cotton organza material. कॉटन सिल्क मांगा था पर उसने ऑर्गेंजा दे दिया. क्लोथ वॉज नॉट सुटेबल फॉर द सेट पर्पस. नहीं भाई, इट वॉज हेवली स्टार्च. स्टार्च मतलब समझते हो ना, मांड. अरे मांड नहीं समझते हो? नेता लोग पहनते हैं ना जब कपड़ा, कुर्ता एकदम कड़ा रहता है वो. कॉटन का कपड़ा में अगर कड़ा कर देंगे, अरे समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? गाय आ जाएगी तो चाटने लगेगी. खाओ भाई. इसीलिए लोग गाय से दूर रहते हैं पॉलिटिशियंस. टच करेंगे यहां पर. When Rima went to the tailor for getting the sari stitched, she found that seller supplied her cotton organza. Cloth was not suitable. It was heavily starched. मान अच्छा खासा दिया हुआ, and not suitable for making the sari as Rima desired. एकदम. The tailor asked Rima to return the cotton cloth as it not meet his requirement. अभी रिटर्न ले जाओ. तुम लोग को शायद याद होगा, एकदम ऐसा ही सवाल था ना कि स्टडी में लकड़ी खरीद कर लाए थे. अच्छा एक बार बताओ मेरे को, कस्टमर ने बता दिया तो इसके चलते अब कस्टमर ने अपना रिक्वायरमेंट बता दिया तो अब सेलर रिस्पॉन्सिबल ना. लिख लो, बायर ने अपना पर्पस बता दिया. बायर ने अपना पर्पस बता दिया. तो अब कैविएट एम्प्टर नॉट एप्लीकेबल, सेलर रिस्पॉन्सिबल. अच्छा अब ये बताओ मेरे को, दुकानदार पक्का क्या मना करेगा? भाई तुम्हारे को कपड़ा तो हम दे दिए, तुम्हारे हिसाब से काट पीट कर दे दिए, तो आप रिटर्न नहीं लेंगे. दुकानदार मना करेगा. क्या बोलते हो? दुकानदार सेलर रिस्पॉन्सिबल की बायर रिस्पॉन्सिबल? रिटर्न लेना होगा कि नहीं लेना होगा? तुम जवाब नहीं दे रहे हो, बोलो यस सर. नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि दुकानदार को रिटर्न लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस सर मत बोलो. लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा. The shop owner refused to return the cloth on the plea that it was cut to specific requirements. अरे भैया ये सब नाटक है. With reference to the doctrine of caveat emptor, explain the duty of buyer as well as the seller. ठीक है सर, यहां पर बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है प्लस डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कंडीशन है ना. Also explain whether Mrs. Rima would be able to get the money back or the right claim. Same to same question था वुड्सवर्थ पूल का. लकड़ी खरीद कर लाए थे, आम लकड़ी और चंदन की लकड़ी. याद आया? अरे बोलो भाई. विंडो और फ्रेम बनाना था पर वो आम का लकड़ी दे दिया जिससे जो सुटेबल नहीं है. याद आया? लिख लो. बायर ने अपना पर्पस बता दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर. कैविएट एम्प्टर नॉट एप्लीकेबल. सेलर को रिटर्न लेना होगा. लिखो ली, सेलर को या तो पैसा रिटर्न करना होगा या फिर क्या किया? सेलर को या तो पैसा रिटर्न करना होगा या फिर सूटेबल क्लोथ देना होगा. सूटेबल क्लोथ रिप्लेस करके देना होगा.
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो यहां से सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सवाल चालू हो गया है ना। बोलिए, ए वेंट टू बी शॉप एंड सिलेक्टेड सम ज्वेलरी. He falsely presented himself to be a man of trade and thereby persuaded B to take the payment by check. एक आदमी दुकान में गया और बोलता है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, संदीप बख्शी, मुकेश अंबानी, तो तुम मेरे को उधार पर माल दे दो, ज्वेलरी दे दो. उधार पर उसने ज्वेलरी ले ली और एक चेक दे दिया साइन करके. चेक दे दिया, पोस्टेटेड चेक, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद का चेक दे दिया. ठीक. He further requested him to hand over the particular type of ring immediately. तुम मेरे को अंगूठी अभी दे दो, चेक रखो ना भाई, कहां जा रहा है तुम्हारा पैसा. On due date, when the seller presented a check for payment, the check was dishonored. अरे भैया ड्यू डेट पर क्या होगा, चेक क्या हो, डिसऑनर हो गया, कागज का टुकड़ा था, सरस्वती पूजा का चंदा का रसीद था, वो कोई काम नहीं उसको. Before B could avoid the contract on the ground of fraud. अरे भैया वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के पहले ही ये भाई साहब क्या किया, उसको किसी और को बेच. A had sold a ring to C. C had taken the ring in good faith and without notice of the fact that goods with A were under a voidable contract. ये बताओ मेरे को. Sale by person in possession under a voidable contract. क्या बोला एक बार फिर से बोलो. Sale by a person in possession under a voidable contract. याद आया? It's a valid sale कि not a valid sale? Valid sale. Provided उसके पास गुड्स का पोजेशन था ही, दिख ही रहा है. बायर इज एक्टिंग इन गुड फेथ. नॉर्मल कोर्स यहां पर नहीं होता. प्रोवाइडेड द सेल हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड. प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कैंसिल्ड इन डीड. याद आया? नहीं याद आया? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करने के, कैंसिल करने के पहले ही मैंने ये माल बेच दिया. पेज नंबर लिखा हुआ है, जाकर देख लो, सेक्शन 29 पेज नंबर 14.6 लिख लो. Sale by a person in possession under a voidable contract. Sale by a person in possession sale by a person in possession under a voidable contract. नया लग रहा है. अरे नहीं आया? अरे बोलना भाई, फिर से बोले. 100% श्योर. नेक्स्ट, डिस्कस इज सब if such a sale made by non-owner is valid or not. Valid है कि not valid? Valid है कि not valid? Valid. Valid sale. एक्सेप्शन टू निम्मो दांत क्यों नहीं धोती? एक्सेप्शन टू निम्मो दांत क्यों नहीं धोती? अरे निम्मो दांत वैसे मत लिख देना. नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट. नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट. चलिए इसको मैं रिमूव करूंगा प्लीज, है ना? क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गुड्स दे आर. ये सवाल सेम टू सेम मेरे बुक में पेज नंबर 12.3 पर है. अ होलसेलर ऑफ, किस तरह का गुड्स चाहिए? अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales are selected and set aside. Specific goods, specific नहीं बोलना चाहिए, a certain goods. अरे a certain हो गया ना, specific मतलब specific. और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अगर ascertain करोगे तो स्पेसिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तब क्या बोलते हैं? ascertain. ये ascertain goods हो गया ना. लिख लो, ये 50 बेल ascertain goods. अरे नहीं समझ में आया क्या? ये 50 बेल क्या हो गया? ascertain goods. नेक्स्ट,
as goods identified after contract of sale. Goods identified after contract of sale. A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in his shop. एक पैकेट शुगर बेचूंगा, मेरे पास 100 पैकेट पड़ा हुआ है चीनी का. अनसर्टेन गुड्स ना. अरे मेरे पास दुकान में 100 पैकेट पड़ा हुआ है चीनी का, पैक किया हुआ है चीनी. कहूंगा मैं पेपर बैग में नहीं देंगे, पैक किया हुआ प्लास्टिक बैग. हम तो वो एक पैकेट बेचेंगे. ये क्या है बताओ? अनसर्टेन. लिख लो. Existing but uncertain. Existing but uncertain goods. Next, he agrees to sell to us all the apples which will be produced in the garden this year. इस साल मेरे खेत में जितना एप्पल आएगा सारा बेचूंगा. फ्यूचर गुड्स. में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, एग्रीमेंट टू सेल होता है. लिख लो. ये फ्यूचर गुड्स है, एग्रीमेंट टू सेल. इसको हटा रहा हूं मैं. भाई साहब मेरे बुक में पेज 13.8 पर सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पेज नंबर 13.8 पर क्वेश्चन नंबर 1 है. Certain goods were sold by sample by A to B, who in turn sold the same to C, and C sold to D. A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, सैंपल के बेसिस. The goods were not according to the sample. ले भाई, सैंपल से मैच नहीं कर रहा. तो ये B और C तो नालायक है, एक्सेप्ट कर लिया. इसका हरकत बताता है कि इसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. नहीं समझ आ रहा है? डी पकड़ लिया वो सामान को. याद आ गया ना भैया ना? The goods were not according. Therefore, D found a deviation from the sample and rejected the goods and gave notice to C. D ने C को बताया, C ने B को बताया, सू किया, B ने A को सू किया. ले नालायक. एडवाइस B एंड C. B और C को बताओ क्या होगा. बोलो मेरे को. D कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और डैमेज क्लेम कर सकता है C से. C कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता पर डैमेजेस ले सकता है. B कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता पर डैमेजेस ले सकता है. लिख लो. अरे लिखा हुआ है कि नहीं? बोलो ना. लिख लो. B और C का हरकत बताता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. B और C का एक्शन बता रहा है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. तो B and C cannot cancel. But can claim damages only. But can claim damages only. देखो, B can claim damages from A. B can claim damages from A. A can claim damages from C can claim damages from B. फिर लिखे. D can cancel the contract plus claim damages from C. D can cancel the contract but claim damages from C. पहले सेल बाय सैंपल को डिस्क्राइब करोगे. हेलो, पहले सेल बाय सैंपल. द गुड शैल मैच विद द सैंपल in quality. They should be free from hidden defects, or bar should be given an opportunity of comparing the bulk with the sample. The bar should have opportunity of comparing the bulk with the sample. नहीं आता है? 3 points. क्या क्या 3 points? The good shall match with the sample. The bulk shall match with the sample. The buyer should be given opportunity of comparing the bulk with the sample. Buyer को opportunity तो compare करने का, और they should be free from hidden defects. आगे बढ़े. भाई साहब ये सवाल मैं 20 बार आपको करवा चुका हूं. बोलो. सोहन, रोहन एंड जय वेर पार्टनर्स इन अ फर्म. द फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर. ओ माय गॉड. 7 पर क्वेश्चन नंबर 6 और 9 एकदम
सेम टू सेम. Sohan partner from the firm in organization. They have regular dealings with बार बार डीलिंग करते हैं एबीएन कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर द बिजनेस. अरे भाई ठीक है. ऑन 30 जून 2018 वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर जे डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट. ओ माय गॉड, रोड एक्सीडेंट में मर गया जे. The firm has ordered ABN company to supply the furniture on 25 मई when J was also alive. भाई साहब 25 मई को आपने ऑर्डर किया, 30 जून को एक पार्टनर डेथ हो गया. तो जिस दिन ऑर्डर किया पार्टनर जिंदा था. Now Sohan and Rohan continue the business in the firm's name after J death. The firm did not give notice about J death. भाई साहब लिख लो, डेथ में नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं होती. डेथ में नो नोटिस इज रिक्वायर्ड. डेथ में नो पब्लिक नोटिस नॉट रिक्वायर्ड. अरे डेथ में पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड कि नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड. नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? Messrs ABN company delivered the furniture to the firm on 25 जुलाई. फर्म को फर्नीचर डिलीवर कर दिया. बोलता नहीं है, ठीक है. The fact about J death was known at the time of delivery. Am I very clear? क्या उसको ये बारे में पता था? जब डिलीवरी किया तो पता था. 25 जुलाई को डिलीवरी मिला. जब जिस दिन डिलीवरी मिला उस दिन मेरे को आवाज नहीं आ रहा है. अरे भाई ठीक है कि नहीं? अरे 25 जुलाई को डिलीवरी है ना. अब ये बताओ मेरे को, जो डेड पार्टनर है उसको लायबल की नॉट लायबल? नॉट. नाउ मेसर्स एबीएन का, अरे यार क्या लिखा हुआ, आफ्टरवर्ड द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट एंड फेल टू पे द प्राइस ऑफ फर्नीचर. सेम टू सेम सवाल है ना. जिस दिन डेट अराइज हुआ उस दिन वो पार्टनर मर चुका था. तो जिस दिन पार्टनर मर चुका उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं. विथ रेफरेंस टू द and now Messrs ABN company has filed a suit against the firm for recovery with reference to the provision whether J private estate is also liable. क्या? No. अरे क्लियर है ना. पहले सेक्शन 34 एक्सप्लेन करोगे पूरा का पूरा डेथ का. अरे बोलो ना भाई, लिख लो. पहले सेक्शन 34 एक्सप्लेन करो डेथ का. पहले सेक्शन 34 सॉरी 35 डेथ का एक्सप्लेन करो. सेक्शन 35 एक्सप्लेन करो डेथ का. अरे क्या क्या एक्सप्लेन करोगे उसमें? साधारण तौर पर कोई पार्टनर अगर मरता है तो फर्म डिसॉल्व, पर चाहे तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. जिस दिन डेथ हुआ उसके बाद के लिए प्राइवेट एस्टेट लायबल नहीं होती. डेथ के लिए पब्लिक नोटिस का जरूरत नहीं होती. फिर इसके बाद में क्या लिखोगे बताओ तुम. सर जिस दिन डेथ अराइज हुआ उस दिन, डेथ अराइजेज आफ्टर द डेट ऑफ डेथ. डेथ अराइजेज आफ्टर द डेट ऑफ डेथ. लिख लो. पहले सेक्शन 35 एक्सप्लेन करोगे, फिर क्या लिखोगे? The debt arises after the date of death. The debt arises after the date of death. इसको हटा रहा हूं मैं. So क्या होगा तुम लोग बताओ ना मेरे को. डिसीज पार्टनर प्रॉपर्टी नॉट लायबल. चलिए आगे बढ़ते हैं. हटाएंगे डाई, खत्म. मोनी एंड टोनी आर पार्टनर्स इन द फर्म नेम मोटो एंड कंपनी. मोनी टोनी का ले लिया, मोटो. मोटो मोनी टोनी आर पार्टनर्स इन द फर्म मोटो. दे एडमिटेड सोनी एज पार्टनर इन द फर्म. मोनी टोनी और सोनी, मोटोसो हो जाएगा तब फर्म का. तो कितने पार्टनर आ गए भाई? 3. मोनी टोनी सोनी.
and is actively engaged in day to day activities. हेलो, एक्टिवली एंगेज्ड मतलब सोनी कौन है? एक्टिव पार्टनर. लिखो, सोनी इज अ एक्टिव पार्टनर. अरे सोनी इज अ एक्टिव पार्टनर. सोनी स्लीपिंग पार्टनर है कि एक्टिव पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर. देयर इज अ ट्रेडिशन इन द फर्म दैट all active partner will get a monthly remuneration of 20,000. Okay. सर, कोई भी पार्टनर को सैलरी कब मिलता है? या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या फिर परंपरा हो. इस फर्म की परंपरा है कि एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलता है, पर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है. बताओ मेरे को, सैलरी कब मिलता है? दो केस में मिलता है. कब? जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या फिर परंपरा हो. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, परंपरा हो, या जब लॉ बोले. याद आया? अब बताओ मेरे को, सारे प्रोविजंस जो हम लोगों ने पढ़े थे वो सेम टू सेम. अगर आप रट्टा मारते तो बिल्कुल स्टडी सॉल्व नहीं कर पाते. कर पाते क्या? समझ गए अपनी लैंग्वेज में परंपरा. जैसे तुमने ट्रेडिशन बोला वैसे ही तुम समझ गए. हाँ, परंपरा है तो तुमको एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलेगा. अब बताओ, फर्म की क्या परंपरा है कि एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलेगा? 25 सालों से हम लोग सैलरी देते जा रहे हैं. अब बोलो, बट देयर वाज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट. आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनी, मोनी एंड टोनी वर कंटिन्यूइंग गेटिंग सैलरी. ओ माय गॉड, मोनी टोनी सैलरी ले रहे हैं पर सोनी को सैलरी नहीं दे रहे. सोनी का सोना हराम कर दे रहे. अब जब सोनी अपने सोना के पास जाएगा तो उसका सोना हराम हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं सर? सोनी अपने सोना के पास जाएगा, उसका जो सोना है वो उसको सोना हराम कर देगा. पैसा नहीं लायो. सोना मतलब समझ गए ना? सोनी का सोना. चलिए, आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनी, मोनी एंड टोनी वर कंटिन्यूइंग गेटिंग सैलरी फ्रॉम द फर्म, बट नो सैलरी वाज गिवन टू सोनी फ्रॉम द फर्म. अब बताओ सोना क्या करेगी? सोनी claimed his remuneration but denied by existing partner, saying that there was no express agreement. अब बताओ मेरे को, सैलरी कब मिलता है? जब या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या फिर कंटिन्यूड यूजेज ऑफ द फर्म हो. यहां पर पुराने पार्टनर को कंटिन्यूड यूजेज के हिसाब से दिया जा रहा है, तो नए पार्टनर को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. अच्छा एक मिनट, ये लोग का परंपरा क्या है? एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलेगा. सोनी एक्टिव है कि स्लीपिंग है? एक्टिव, उसको सैलरी मिलेगा. Whether under the Indian Partnership Act, Sony can claim remuneration क्या? Yes. अरे क्लियर है कि नहीं? लिख लो. As per section 13A, a partner can claim remuneration if, ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, लिख लो कॉपी में. क्या लिखा? एज पर सेक्शन 13A, a partner can claim remuneration if, number 1, अरे नेक्स्ट पॉइंट में, if there is an express agreement, if there is a express agreement, number 2, तुम लोग बताओ मेरे को क्या होगा? If the remuneration is payable under the continued usage of the firm. If the remuneration is payable under the continued usage of the firm. पर लिखिए नेक्स्ट पैरा. In the present case, under the continued usage of the firm. अरे under the continued usage, परंपरा, under the continued usage of the firm, all active partners are getting a remuneration, are getting a salary. All active partners are getting a salary.
क्या लिखा? ऑल एक्टिव पार्टनर्स आर गेटिंग अ सैलरी। बताओ मेरे को क्या करना होगा? ऑल एक्टिव पार्टनर्स आर गेटिंग अ सैलरी, बोलो भाई। अरे बोलता नहीं है। बोलो ना। तो अब नए पार्टनर को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लिखो नेक्स्ट पैरा में, लिखो सोनी इज एडमिटेड एज ए एक्टिव पार्टनर। So he can claim remuneration. He can claim remuneration even if there is no express agreement. चल इसको हटाएंगे ना? अच्छा, सेल्फ नोट में तुम लोग बोल दो, अगर वो स्लीपिंग पार्टनर होता तो वो क्लेम नहीं कर। लिख लो, हिंदी में लिखो। अरे भाई सुनो, परंपरा क्या है यहां पर? सारे एक्टिव को मिलेगा, तो स्लीपिंग को नहीं मिलेगा। सेल्फ नोट, यहां ट्रेडिशन है कि सिर्फ एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलता है। यहां ट्रेडिशन है कि सिर्फ एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलता है। तो अगर सोनी स्लीपिंग पार्टनर होता तो सैलरी नहीं मिलता। सोनी, यहां पर ट्रेडिशन है कि सिर्फ एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलता है। तो अगर सोनी स्लीपिंग होता तो नहीं मिलता। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे अब? नहीं, मेरे को लॉजिक नहीं लग रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। फटाफट देख। मेसर्स XYZ कंपनी is a partnership firm. The firm is unregistered. The firm is unregistered. XYZ क्या है? Unregistered. The firm has purchased some iron rods from another partnership firm, LMN company, which is also LMN unregistered. इसने इसको माल सप्लाई किया है, गुड सप्लाई किया है। मेसर्स XYZ could not pay. ये पेमेंट नहीं कर पाया as decided, ये पेमेंट नहीं कर पाया। मेसर्स LMN कंपनी हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट XYZ कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। ये क्या किया? ये दोनों अनरजिस्टर्ड है, ये पैसा नहीं दे पाया, तो अब ये भाई साहब केस फाइल कर दिया। स्यू कर सकता है कि नहीं स्यू कर सकता? कैन नॉट स्यू। लिख लो बगल में ए नंबर का, LMN कंपनी कैनॉट sue because LMN unregistered. Since LMN is unregistered, it cannot sue. अरे LMN, अरे भाई साहब XYZ अलग है, LMN अलग है। LMN unregistered, it cannot sue. LMN is unregistered, it cannot sue. अरे हाँ या ना? मेरे को लग रहा नहीं आ रहा समझ में। बोलो व्हाट विल बी योर आंसर अगला केस? मिस्टर XYZ इज अ रजिस्टर्ड फर्म व्हाइल MN इज एन। अगर सेकंड केस में ये रजिस्टर्ड होता और ये अनरजिस्टर्ड होता तो भी मेरा आंसर सेम रहता, कैनॉट सू। लिख लो, आंसर विल रिमेन द सेम बिकॉज LMN इज अनरजिस्टर्ड। इतना बचकाना सा क्वेश्चन दिया, सिंस LMN इज अनरजिस्टर्ड। तीसरा केस तुम लोग बताओगे, व्हाट वुड योर आंसर इन केस XYZ इज अनरजिस्टर्ड व्हाइल MN इज रजिस्टर्ड। ये तीसरा केस में क्या बोला? ये अनरजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड है। क्या नॉनसेंस। सिंस LMN इज रजिस्टर्ड इट कैन सू। नहीं समझ में आया? देख लो कितना बचकाना सा क्वेश्चन। अच्छा पहले तुम रजिस्ट्रेशन का
प्रोविजन बताओगे ना? लिख लो पहले सेक्शन 69 लिखोगे। अरे पूरा नहीं लिखोगे। अगर 100 रुपए से नीचे का सूट है तब फाइल कर सकते हैं, 100 से ऊपर का सूट है तो फाइल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट के लिए सू नहीं कर सकते, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट के लिए सू कर सकते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पर सू कर सकते हैं। याद आया? एक रजिस्टर्ड फर्म सू कर सकता है, अनरजिस्टर्ड फर्म सू कर नहीं सकता, पर सू तो हो तो सकता ही है। याद आया? लिख लो पहले सेक्शन 69 एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख लो, पहले सेक्शन 69 एक्सप्लेन करोगे। भाई ये वाला पॉइंट 14 जो है ना, वो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। एलएलपी इज अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। ये वाला क्वेश्चन तुमको हर आरटीपी, हर एमटीपी में मिल जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एग्जाम में आएगा। पर 2018 2019 स्टार्ट में से 3 बार यही क्वेश्चन आया हुआ है, घुमा फिरा कर। क्या बोलो? घुमा फिरा। एलएलपी में क्या चीज मिलता है? सेपरेट लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पेज नंबर 24.1 पर जाओ जरा। अरे 24.1 पर जाओ ना मेरी बुक में, वहां पर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। मिला क्या? जून 2019 में आया, जुलाई 2021 में आया, जुलाई 2021 में भी भैया, और एमटीपी अक्टूबर 21 में भी है। अरे वहां पर कॉमा देकर लिख लो ना, जुलाई 21 भी तो था वो, जून 2019 और जुलाई 2021। जब भी जून में एग्जाम हुआ तब तब ये क्वेश्चन आया। जब जब जून जुलाई में एग्जाम हुआ तब तब ये क्वेश्चन आया। जब जब जून जुलाई में एग्जाम हुआ तब तब ये क्वेश्चन आया। ये क्या बात हुआ? ऐसे थोड़ी ना होता है। 3 साल ही तो हुए, 2018, 2019, 2021। क्यों 3 साल में 2 बार? ऐसी मजाक कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंस है। ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो। प्राइवेट कंपनी में कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, prohibits the invitation to public for issue of shares or debentures, and restricts the right to transfer its share, and restricts the number of members to 200 excluding past and present employee cum members. याद आ रहा है? जगन्नाथ ऑयल इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 220 मेंबर्स। पब्लिक कंपनी है, 220। 25 members were employed in the company during the period 1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2016। ओ माय गॉड, 10 साल से ऊपर ये लोग काम करते हैं। 220 आदमी है हमारे, उसमें से 25 कौन है? एम्प्लॉई। अरे 25 आदमी कौन है भाई? एम्प्लॉई। कब से कब तक वो लोग एम्प्लॉई हैं? एक बार आराम से मेरे को शांति से बताओ। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 28 जून 2006, माफ करिए, 10 साल से ज्यादा हो गया इन लोगों को काम करते हुए। 25 आदमी। दे वर अलॉटेड शेयर्स इन जगन्नाथ फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2007। जिस समय तुम एम्प्लॉइज थे उस समय तुमको शेयर मिला। अरे कब इन लोग को शेयर मिला था? 2007। मेरे को लग रहा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है। Which were sold by them on 1 August। रुको, ये लोग जॉब छोड़े हैं 28 जून 2016। उसके बाद ये लोग 1 अगस्त को बेच दिया। After some time on 1 December 2016, each of those 25 members acquired shares in Jagannath which they were holding till date। 1 दिसंबर 2016 को वापस से खरीद लिया ये शेयर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि समझ में नहीं आया? नहीं आया लग रहा है।
2007 में जॉब जब कर रहे थे, एम्प्लॉय थे, तब वो लोग को शेयर मिला था। फिर जॉब छोड़ दिया 28 जून को, फिर 1 अगस्त को, 28 जून के 1 महीने बाद ही उन्होंने शेयर बेच दिया। फिर से ये लोग 3 महीने के बाद वापस से, 4 महीने के बाद वापस से शेयर खरीद लिया। 2016 के अंदर में नोटबंदी हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, तो शेयर के दाम क्रैश हो गए थे, तो धड़ाधड़ इन्होंने फटाफट शेयर खरीद लिए कम दाम पर। अरे बात समझ में आ गया? मेरे को आप लोग बताइए, क्या इन लोगों को, इन 25 आदमी को काउंट करना है कि नहीं करना है नंबर ऑफ मेंबर्स? सोचकर जवाब दो। काउंट करना है। क्यों काउंट करना है? क्योंकि ये लोग को ये शेयर कब मिले? जब वो एम्प्लॉय नहीं थे तब मिले ये शेयर। सर जब एम्प्लॉय थे उस समय को जो शेयर मिले थे वो शेयर तो आपने बेच दिया था। अरे जिस समय तुम एम्प्लॉय थे उस समय तुमको जो शेयर मिला वो शेयर तो तुमने सेल कर दिया था। नहीं आया समझ में? उससे कोई लेना देना नहीं है। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। जिस समय तुम एम्प्लॉय थे उस समय तुम्हारे को जो शेयर मिले थे वो तो तुमने बेच दिए थे। ये शेयर तुमको कब खरीदे तुमने? जब तुम एम्प्लॉय नहीं हो तब शेयर खरीदे, तो तुमको 220 में काउंट करना पड़ेगा। द कंपनी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अभी ये कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। 220 मेंबर है। स्टेट विथ रीजन वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या? यस। अरे बोलो, समझ गए ना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। लिख लो पहले सेक्शन 268 एक्सप्लेन करो। 268 कैसे लिखोगे बताओ तो? सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 68। पहले सेक्शन 268 डिफाइन करोगे प्राइवेट कंपनी। इसमें क्या लिखोगे पहले ये बताओ। अरे बोलो, समझ के गिनाए? फिर से बोले। उसमें क्या लिखोगे बताओ ना मेरे को, जरा सोच कर जवाब दो ना। क्या लिखोगे? बोलो भाई। कि एम्प्लॉइज को काउंट कब करना है कब नहीं करना है, ये समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? जो एम्प्लॉइज को शेयर तब मिला था जब वो एम्प्लॉइज थे, एंड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सेसेशन ऑफ जॉब दे हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स, उन लोगों को एक्सक्लूड करना है। What would be your answer if, would your answer be different if above 25 members were employed in the Jagannath Oil Limited for a period from 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2017? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही नहीं समझ में आएगा। अच्छा बिल्कुल समझा देते हैं, आओ स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन समझाते हैं। 1 जून 2006 से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 1 अप्रैल 2006 से तुम 28 जून 2016 तक जॉब कर रहे थे। अट्ठाईस जून को तुमने जॉब छोड़ दिया। तुमको शेयर्स अलॉट किया गया था 2007 में, ठीक? तुमने क्या किया? ये शेयर को सोल्ड कर दिया। डेट देखो, डेट कब सेल किया? 1 अगस्त 2016 को। और फिर शेयर को परचेज कर लिया 1 दिसंबर 2016। तो तुमको जब ये शेयर मिला तब तुम एम्प्लॉय नहीं थे। तो सेक्शन 268 में किस आदमी को एक्सक्लूड किया जाता है? उन शेयर होल्डर को who got the share, who were issued shares when they were employees and now they have left the job but still they have
रिटेन्ड शेयर। इन लोगों को काउंट नहीं किया जाता था, पर इन लोगों के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। अभी समझ में आ गया? नहीं आया? मैंने कहा जब तुम पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स, तो उनको शेयर तब अलॉट किए गए थे जब तुम एम्प्लॉय थे। अगर यहां पर तुमको अगर कोई शेयर अलॉट किया गया और वही शेयर तुम होल्ड करके रखे हो, तब तुमको 200 का लिमिट में काउंट नहीं करना है। पर यहां पर तो ऐसा है नहीं। यहां पर क्या हुआ, तुमने शेयर बेच दिया, फिर वापस से नया परचेज किया, तो तुमको वो वाला प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुमको काउंट किया जाएगा, 220 आदमी माना जाएगा। अब क्या तुमको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करना है कि नहीं करना है? करना है। अब समझ में आ गया? नहीं आया बेबी? सेकंड केस में बोला कि अगर आपका जॉब चलता रहता, अगर आपका जॉब कंटिन्यू रहता, यहां से लेकर यहां तक, 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2000, यू वेयर एम्प्लॉय इन जॉब, तो तुमको शेयर मिला 2007 में, तुमने सेल किया 1 अगस्त 2016 को, फिर तुमने परचेज कर लिया 1 दिसंबर 2016 को। तो ये तुमको शेयर कब मिला? जब तुम एम्प्लॉय थे तभी न मिला ना। तो तब तुमको 25 लोगों को काउंट नहीं करना है। तब तुम्हारी कंपनी में मेंबर कितने बन गए? 195। तब तुमको नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने का जरूरत नहीं। ये बताओ, आप समझ में आ गया? नहीं आया? किन लोगों को एक्सक्लूड करना है, ये समझ में आ गया? नहीं आया लग रहा है। ये तुमको मैंने पढ़ाते समय भी बताया था शायद, ये चीज पढ़ाते समय ये वाला एग्जाम्पल दिया था ना। अरे बोलो भाई, लिख लो कॉपी में, पहले लिख लो, पहले सेक्शन 68 डिफाइन करो, फिर लिखो। इस 200 का लिमिट में का लिमिट में पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स काउंट नहीं करना। पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स को काउंट नहीं करना। दोज एम्प्लॉइज who were issued shares when they were in employment, who were issued shares when they were in employment, and continues to be members even after their membership, even after their employment ceased, even after their employment ceased, अरे क्लियर है कि नहीं? बोलो। केस 1 में these 25 members have purchased shares, these 25 persons have purchased shares on 1st December 2016, when they are not in employment,
when they were not in employment, they have purchased shares on 1st December 2016 when they were not employees of the company. So they will be counted in the limit of, they will be counted for the purpose of limit of 200 members. अरे क्लियर है कि नहीं? मेरे को केस 2, तुम लोग बताओ. If they were employees till 28 June 2017, and they purchased shares on आगे तुम लोग सेंटेंस को फिलअप कर दो. परचेज शेयर्स ऑन 1st December 2016, they will not be counted. They will not be counted. आगे बढ़ते हैं. Because they have been issued shares when they were in employment. Because they have been issued shares when they were in employment. So now there are total 195 members. So total 195 members. The company need not reduce the number of members. Company need not reduce the number of members. Company need not reduce the number of members. नहीं यहां लग रहा है. आगे चले. अच्छा, पहला केस में रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. लिख लो. फर्स्ट केस में लिख लेते, करना पड़ेगा. अब ये 16 नंबर है थ्योरी क्वेश्चन, बट दिया तुमको अजीब की तरह से, केस स्टडी की तरह. थ्योरी है, लिख लो. सेक्शन 8 कंपनी का थ्योरी है. ABC Limited decided to set up a new club with the name of ABC, having object to promote welfare of Christian society. क्रिश्चियन सोसाइटी का बेनिफिट के लिए बनाया. सेक्शन 8 में रिलीजियस काम करने के लिए बना सकते हैं ना. They plan to do charitable work or social activity for promoting the art work of economically weaker section of Christian society. जो गरीब क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग को बेनिफिट देने के लिए. The company obtained a status of Section 8 company, and started operating from 1st April 2017. अरे सही है कि गलत है? For promotion of commerce, arts, science. याद है? स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, चैरिटी आ गया. सोशल वेलफेयर, रिलीजन. चैरिटी है, सोशल वेलफेयर है, रिलीजन है. रिलीजन को नहीं प्रमोट कर रहा है, सोशल वेलफेयर. However, on 30th September 2019, it was observed that ABC was violating the objects of its objective clause, due to which was granted the status. ये कंडीशन को तोड़ रहा था.
लिख लो, ये कंडीशन को तोड़ रहा है। लिखो, ये लाइसेंस की कंडीशन को तोड़ रहा है। ये तो शुक्र मनाओ, इस क्वेश्चन में तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया, वरना स्टूडेंट्स भूल जाते। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर हो सकते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इस कंपनी को वाइंड अप कर सकता है, इस कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए बोल सकता है, किसी दूसरी कंपनी से मर्जर करने के लिए बोल सकता है, अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए बोल सकता है, या फिर जैसा उसको सही लगे, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट इट कैन पास द ऑर्डर। अरे समझ गए ना? पेनल्टीज अगर याद हो तो लिख लीजिएगा, नहीं याद हो तो क्या करिएगा, अपना नाम चेंज करने के लिए बोल सकता है। अरे बोलो, क्लियर ना? पेज नंबर बोलना इसका 29.6 पर लिख लो। 29.6 पर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाला बॉक्स लिख दे। आई, अब ये 17 नंबर एकदम सेम है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। An employee, Mr. Karan, signed a contract with his employer ABC that he will not solicit the customers after leaving the employment. भाई ये कंपनी है ABC। अरे कंपनी क्या है? ABC। करण अदानी नहीं, अदानी नहीं, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय है करण। वो जॉब छोड़कर बोल दिया कि हम तुम्हारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेंगे। बट आफ्टरवर्ड्स मिस्टर करण लेफ्ट ABC लिमिटेड एंड ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी PQR and he started soliciting the customers of ABC for his own business purpose. ले भाई, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने है ना, कंपनी फाउंड फॉर फ्रॉड और improper conduct or to defeat बताया। ABC लिमिटेड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट करण फॉर ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स। ये भैया इसको मिर्ची लगा और ये सू कर दिया करण को। बोलो करण को, करण बोलता है कि हम लोग दोनों तो सेपरेट एंटिटी, हम लोग दोनों क्या हैं? सेपरेट। क्या इन दोनों को सेम एंटिटी माना जाएगा कि लिफ्टिंग ऑफ गुडविल? मिस्टर करण कंटेंटेड दैट देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील बिटवीन। ये कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, स्टूडेंट को कुछ याद नहीं हो तो वो कॉर्पोरेट व्हील का सवाल है, वर्ड टू वर्ड दे दिया, कितना इजी क्वेश्चन दिया। पर ये तो तुमको मैंने दिखा दिया, ज्यादातर स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आया एक बोल क्या रहा है। बिटवीन हिम एंड हिज कंपनी करना होगा क्या मेरे को? इन दिस कंटेक्स्ट द कंपनी ABC सीक्स योर एडवाइस एज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। भाई पहले कॉर्पोरेट व्हील को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन पढ़े सुनो, खाली आंसर नहीं देना है, सबको पता है आंसर। गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने को सेम एंटिटी माना जाएगा, परंतु तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है वो पढ़ो। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, भैया कंपनी को मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझाओ पहले। एंड व्हेन द व्हील कैन बी लिफ्टेड टू मेक द ओनर लायबल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को लिखो। एंड व्हेन द व्हील कैन बी लिफ्टेड, व्हेन द व्हील कैन बी लिफ्टेड, एक्सेप्शंस। अरे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। अच्छा, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है ये याद है क्या आपको? कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट, परंतु लिफ्टिंग का मतलब दोनों सेम, बीच में पर्दा को हटा दिया जाता है और दोनों को सेम कर दिया जाता है। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? इसका प्रोविजंस का मतलब समझ रहे हो ना? लॉ में प्रोविजंस का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन रट्टा मारना। अरे हो जाएगा ना, लिख लो, ये दोनों सेम एंटिटी। क्लियर? तो लॉ का रिविजन टेस्ट पेपर खत्म।